नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में हम तीन केस पढ़ेंगे। फर्स्ट केस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट आउटर साइड पॉइंट, दूसरा ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तीसरा इनसाइड पॉइंट ऑफ द स्फीयर। बेसिकली ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ही है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि एक सॉलिड स्फीयर लेता हूं जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और नॉन कंडक्टिंग है। इस बात का ध्यान रखना है, नॉन कंडक्टिंग है, इसकी रेडियस ले रहा हूं कैपिटल आर और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका टोटल चार्ज जो ले रहा हूं मैं वो ले रहा हूं कैपिटल क्यू और इसकी चार्ज डेंसिटी ले रहा हूं रो, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो। तो बेसिकली रो क्या है आपके पास, कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर ही है और कुछ नहीं है। अब इसमें हम तीन केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस जो हम डिस्कस करेंगे कि आउटर साइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। आउटसाइड पॉइंट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, और इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे आउटर साइड पे एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस स्फीयर। यहां पे हम बात करेंगे एक वर्चुअल गॉसियन सरफेस के बारे में। तो पी पॉइंट को यानी कि स्मॉल आर रेडियस मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे जो इसके लिए काम करेगी, किसका, एक गॉसियन सरफेस का। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds which is equal to Q enclosed in the Gaussian surface upon epsilon naught. This one is Gauss law और ये क्या है, फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस। यहाँ से तो यहाँ से अगर मैं बात करूं फर्स्ट केस में, ये क्या है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर साइड पॉइंट इनटू सरफेस एरिया किसका लेना है अपने को, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया लेना है। तो इसका सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 इनटू पाई स्मॉल r स्क्वायर लेके, विच इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड क्या है, टोटल चार्ज है, क्योंकि सारा का सारा कंप्लीट स्फीयर किसके अंदर है, गॉसियन सरफेस के अंदर है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर साइड पॉइंट विच इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r स्क्वायर, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, k, तो kq अपॉन स्मॉल r स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते यहाँ से। तो ये किसका एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट द आउटर साइड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम इसमें बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट में कहता है कि अगर स्मॉल r कैपिटल आर के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अगर ये स्मॉल पॉइंट जो शिफ्ट हुआ वो क्या इस स्फीयर की सरफेस पे हो चुका। जब ये पॉइंट पी स्फीयर पे आता है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस पॉइंट। अब देखो इस एक्सप्रेशन में कैपिटल कर सकता हूं, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, kq अपॉन कैपिटल R, ये सरफेस के लिए। थर्ड कि ये पी पॉइंट के अंदर भी लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। तो थर्ड केस में हमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इनक्लोज्ड चार्ज भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये था टोटल कंप्लीट स्फीयर जो हमें गिवन कैपिटल R रेडियस का। ये इसका सेंटर मान रहा हूँ O पॉइंट, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P लाई कर रहा है, ये है कैपिटल R, इसकी रेडियस, इस की रेडियस। अब इस स्मॉल r रेडियस को मैं एक रेडियस मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ करूंगा जिसको मैं सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
अगर इसका चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, तो क्यू इनक्लोज जो होगा वो कितना होगा क्यू डैश में मान के चल रहा हूं। स्फीयर सेम है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि चार्ज डेंसिटी सेम रहेगी। चार्ज डेंसिटी सेम रहेगी तो मान लो कि गॉसियन सरफेस वाला जो स्फीयर है उसकी डेंसिटी है रो डैश, जो कि ओरिजिनल स्फीयर की डेंसिटी चार्ज डेंसिटी के बराबर होगी। यहां से देखो क्या लिख सकता हूं, क्यू डैश अपॉन 4/3 पाई, कौन सी रेडियस लूंगा स्मॉल आर, क्योंकि स्मॉल स्फीयर के लिए लिख रहा हूं, which is equal to q upon 4/3 पाई कैपिटल आर। लिखता हूं कि नहीं लिख सकता। देखो यहां से आप बात करोगे तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट हो रहा है और q इनक्लोज लिखूं या फिर q डैश लिखूं, क्या आ रहा है q इनटू स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब मेरे पास आ रहा है। अब मेरे पास q इनक्लोज यहाँ पे मिल चुका तो मैं आसानी से यही एक्सप्रेशन यूज करके क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनसाइड पॉइंट कैलकुलेट कर सकता हूं। चलो वो भी देख लेते हैं। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, अगेन फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds व्हिच इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे देखो E इनसाइड पॉइंट इनटू सरफेस एरिया किसका, गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है स्मॉल r है, मैं लिखूंगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर व्हिच इज इक्वल्स टू q इनक्लोज्ड की वैल्यू रख दो यहां पे ले गए, तो ये क्या है q इनटू स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी एक्सप्रेशन आ गई अपने पास, E इनक्लोज्ड इज इक्वल्स टू, जब यहां से देखोगे r की पावर 2 से r की पावर 2 कैंसिल तो 1 बचा, तो ये क्या आ रहा है qr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R क्यूब बन रहा है मेरे पास और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकता हूं k, तो ये k क्यूब स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब भी बन सकता है। अब अगर हमें यहाँ पे चार्ज ना दे, क्या दे दे चार्ज डेंसिटी दे दे, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो अगर मैं यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को 3 से डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड, मेरा काम बन गया। q इनटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इनटू वॉल्यूम, और Q ऑन वॉल्यूम क्या आ रहा है डेंसिटी, तो E इनक्लोज क्या आ रहा है मेरे पास रो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या है रो, Q रो ये क्या आ जाएगा 3 इनटू एप्सिलॉन नॉट। अब जरा एक चीज यहाँ पे, अगर मैं आउटर साइड पॉइंट की बात करूं और यहाँ इनसाइड पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यानी कि अंदर ये सेंटर से सरफेस तक चलेंगे तो लीनियरली वेरी कर रहा है और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली वेरी कर रहा है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ में यहाँ पे बना गो टू शॉर्टेज ऑफ, देखो यहाँ से इस एक्सिस पे ले रहा हूँ फ्रॉम द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेंटर पे चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। सपोज दैट यहाँ पे मैं मान रहा हूँ क्या स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R और यहाँ के बाद कैसा आ जाएगा हाइपरबोलिक ग्राफ, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद में इसमें एक ठीक ठाक सवाल और पूछते हैं, उसमें क्या सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है दे देता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नेचर ऐसा होगा होगा, ये सब चीजें ये इसमें पूछ लेता है। अगर आप इसको और उसके बाद तो चलो अब बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन ये है कि एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, ध्यान रखना इस बात का, और उसमें एक कैविटी काट के हमें दे दिया, उस कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे करनी है। तो चलो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, ये एक सॉलिड स्फीयर है,
इस सॉलिड स्फीयर का चार्ज दिया हुआ है Q, ये डेंसिटी दी हुई है रो, कुछ भी आप मान लो जो आपको मानना है। ये कह रहा है कि इस सॉलिड स्फीयर में मेरे को एक कैविटी काट के दे दे, ये इसका सेंटर है, ये कैविटी का सेंटर है। यहां से इस पॉइंट P पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ये मैं मान रहा हूँ R1 और ये डिस्टेंस मान रहा हूँ R2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मान रहा हूँ, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस को C1 और ये C2। तो ये कितना मान लिया मैंने, R मान लिया। चलिए ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना चाहूँ कि एक कंप्लीट स्फीयर था और उस कंप्लीट स्फीयर में से एक कैविटी काट के निकाल दी, ये इसी का तो पार्ट है। अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये यही कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहां पे देखोगे और यहां पे देखोगे तो क्या मैं ये कह सकता हूं, इसके वजह से इस पॉइंट P पे, ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट P पे क्या दोनों स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट है, तो इसके लिए ये डिस्टेंस कितनी है R1। तो इस पॉइंट C1 से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में मान रहा हूं E1 व्हिच इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, रो इनटू R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं। और इसके लिए अगर बात करूं, ये है सेंटर C2 और यहां से कितने डिस्टेंस है बेटा, R2 वेक्टर की डिस्टेंस है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर E2 लिखता हूं तो क्या आ जाएगा, रो इनटू R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, क्यों, बेसिकली जो यहाँ पे अभी हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था सॉलिड स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही तो है, तो यहाँ पे तो कोई चीज नहीं है। अब देखो इसमें से इसको रिमूव किया है, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, P पॉइंट पे, ये P पॉइंट यहाँ पे था, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर करना पड़ेगा। और ये क्या आ जाएगा, देखो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब जरा ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल है C1 C2 P, ट्रायंगल C1 C2 और P में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ट्रायंगल लो, वेक्टर एडिशन लो से R वेक्टर प्लस R2 वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू R1 वेक्टर। तो R वेक्टर क्या आ रहा है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर आ रहा है, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। तो ये क्या आ रहा है, रो इनटू R वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, रो इनटू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, यानी कि C1 C2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E पॉइंट P पे, क्या ये कैविटी कहीं पे भी होती, क्या ये इस कैविटी की लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों स्फीयर और कैविटी के सेंटर के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट कहीं पे भी लाई है कैविटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, सेम आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम आएगा तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये चीज जनरली हमें समझ में नहीं आती है, क्यों, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन में क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, तो ये सोचते हैं कि ये तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट कैविटी के अंदर वाले पॉइंट पे कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये चीज भी आपको दिमाग में ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये था आपके बारे में नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के बारे में चीजें, ठीक है, ओके।